नमस्कार। गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। बजट को लेकर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले जो एक लेक्चर अपलोड किया गया था उसमें हमने बजट को लेकर बेसिक नॉलेज और बजट के अंतर्गत आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी ले ली थी। अब बजट का विश्लेषण करने से पहले, बजट को ठीक से समझने से पहले हमें एक जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। बजट के अंतर्गत कौन कौन से घाटे आते हैं, क्योंकि बजट का सार, बजट एट ए ग्लांस जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले ही पेज पर इन बजट के अंतर्गत जो 4 घाटे आते हैं उन चारों घाटों की चर्चा की गई है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए पहले पेज पर ही चारों घाटों की चर्चा की गई है। राजकोषीय घाटा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो हमें बजट का विश्लेषण करने और बजट को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले बजट के अंतर्गत आने वाले बजटी घाटे कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो चलिए बजटी घाटों के बारे में जान लेते हैं। बजट में जो है ना मुख्यतः 4 घाटे होते हैं। ठीक है, पहला है फिस्कल डेफिसिट, फिर दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, फिर प्रभावी राजस्व घाटा तीसरा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और फिर लास्ट में है प्राथमिक घाटा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये 2 घाटे बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा एक प्री के लेवल से आपको समझ में आना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये दोनों घाटों की डिफिनेशन ही आप जान लेंगे वो काफी रहेगा, क्योंकि विश्लेषण में आपको राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो गैर ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉन डेट रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मान लीजिए हमारा बजट 100 रुपए का है। ठीक है, 100 रुपए के बजट में हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, जितनी हमारी इनकम होगी और उतना ही हम एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, पहले हमारे यहाँ बजट घाटे की संकल्पना थी, लेकिन 1997 के बाद से बजट घाटे की संकल्पना को समाप्त कर दिया गया। अब जितनी इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर रखा जाता है। ठीक है, अब 100 रुपए का अगर बजट है हमारे देश का, तो हमारी इनकम 100 रुपए और हमारा एक्सपेंडिचर 100 रुपए होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया था बजट के कंपोनेंट्स में कि इनकम के पार्ट में रेवेन्यू इनकम होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो सरकार की संपत्ति और उसकी देनदारी पर कोई प्रभाव नहीं डालती। देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, देखिए ये एक घर है, जैसे हमारा देश एक घर है मान लीजिए, या फिर आपका एक परिवार है। अब इसमें जो है ना कुछ आय होगी तभी आप इसको व्यय कर पाएंगे। ठीक है, अब इस आय में देखिए तनख्वाह के माध्यम से, आपकी सैलरी के माध्यम से आय हो सकती है, फिर उसके बाद आपकी उधारी या संपत्ति बेचकर आपकी आय हो सकती है। ये जो आपकी तनख्वाह है ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है, यानी कि ये आपकी रेवेन्यू इनकम है। और ये जो आपकी है जिसमें उधारी, जो आपके ऊपर देनदारी डाल रही है, और या फिर आपने कोई संपत्ति बेचकर अपनी इनकम की है, तो ये आपकी हो जाएगी कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो संपत्ति और देनदारी पर प्रभाव डालने वाली जो आय है वो आपकी कैपिटल इनकम में आती है, कैपिटल रिसीट में आती है। और जो आपकी संपत्ति और देनदारी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, जैसे तनख्वाह अगर एक आम इंसान को मिलती है तो तनख्वाह मिलने पर उसको उसकी कोई देनदारी नहीं, तनख्वाह उससे कोई वापस नहीं मांग सकता। उसी तरह जो है जब व्यय के पक्ष में जाते हैं तो आप जो रेगुलर व्यय करते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और अगर आप कहीं उधार की वापसी कर रहे हैं या फिर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो जैसे उधार यानी कि मूलधन की वापसी, अगर आपने मूलधन की वापसी की तो आपने अपनी देनदारी कम कर दी, और अगर आपने कार या संपत्ति को खरीदी तो आपने अपनी संपत्ति को बढ़ा लिया। तो यहां पर उधार की वापसी और कार्य या कोई भी संपत्ति खरीदने पर आपका जो पूंजीगत निवेश जिसे आप कह लो, तो ये आपका हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जब चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब जब हम राजस्व घाटे को समझ रहे हैं, राजकोषीय घाटे को समझ रहे हैं, तो राजकोषीय घाटे में जो परिभाषा में क्या कह रहा है, परिभाषा में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन नॉन डेट रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। गैर ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब एग्जांपल में देखिए, हमारे 100 रुपए के बजट में 100 रुपए की जो हमें इनकम करनी है, उसमें हमें रेवेन्यू रिसीट्स मान लीजिए 55 रुपए हो गया और कैपिटल रिसीट्स आपकी 45 रुपए हो गई।
अब इसमें जो कैपिटल रिसीट्स है वो नॉन डेट कैपिटल रिसीट भी हो सकती है, ठीक है। वो इसमें क्या क्या आ जाएगा कि विनिवेश आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर आपने जो कहीं पर अगर किसी भी राज्य को या किसी देश को अगर आपने उधार दिया है तो उसके मूलधन की वापसी हो जाए। तो ये अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो ये आपकी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं। इससे क्या मूलधन की वापसी हो जाएगी तो आपकी एसेट कम हो जाएगी क्योंकि ब्याज वहां से मिलना बंद हो जाएगा। विनिवेश करेंगे तो आपकी संपत्ति घट जाएगी, ठीक है। तो विनिवेश करेंगे तो आपकी संपत्ति पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो कैपिटल रिसीट्स में नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती हैं और एक होती है डेट कैपिटल रिसीट्स, यानी कि आप कहीं से उधार लेकर आए। तो मान लेते हैं कि 30 रुपए हमने उधार लिया है या फिर सरकार ने 30 रुपए उधार लिया, तो सरकार की टोटल इनकम 100 रुपए थी, जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स सरकार की 55 रुपए और कैपिटल रिसीट्स सरकार की 45 रुपए हो गई। अब कैपिटल रिसीट्स में भी 15 रुपए सरकार के हो गए आपके नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो हमें भाषा कह रही है गैर ऋण प्राप्तियों, ठीक है, नॉन डेट रिसीट्स। तो नॉन डेट रिसीट्स कौन सी हो गई आपकी? एक तो ये 55 रुपए हो गई प्लस ये आपका 15 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला है ये ऋण के द्वारा प्राप्त किया गया है। जो कैपिटल रिसीट्स आपका टोटल 45 रुपए है, 45 रुपए में से 30 रुपए आपका ऋण के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो इससे क्या हुआ कि आपको इसको हटा देंगे और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में से अगर हम इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो हमारा राजकोषीय घाटा कितना हुआ देखिए, तो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स 55 रुपए है और कैपिटल रिसीट्स में जो नॉन डेट है वो है 15 रुपए। तो हमारा टोटल जो है नॉन डेट रिसीट्स कितना हो गई? 70 रुपीज हो गई। और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 100 रुपए। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 30 रुपए। 30 रुपए है, यही आपका फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। यही आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो आप इसको अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं, जो राजकोषीय घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है ये आपका जो सरकार द्वारा जो ऋण लिया गया है उसी के बराबर है। ये चीज आप कह सकते कि नहीं कह सकते? देखिए 55 जो रेवेन्यू रिसीट्स है और 15 रुपए नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, इनको जोड़ने पे 70 रुपए हो गया। अब 100 रुपए में से 70 रुपए तो आ गए, अब बच रहे हैं 30 रुपए। 30 रुपए सरकार ने उधार से ले लिया, तभी तो ये 100 रुपए पूरे हुए, ठीक है। तो अब आप इसको समझ रहे, तो यही आपका राजकोषीय घाटा हो गया। बात समझ में आ गई? अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा राजस्व घाटा, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व आय और राजस्व व्यय के अंतर को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारा रेवेन्यू इनकम कितना है? 55 रुपए 100 रुपए में से, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 80 रुपए। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो इन दोनों का अंतर, यानी कि 25 रुपए हमारा रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कौन सा घाटा है? प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जो हमारा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत गवर्नमेंट वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर कुछ ग्रांट देती है राज्यों को। देखिए राज्यों को दो तरीके से पैसा मिलता है, एक तो उनका जो करों में जो हिस्सा होता है, और दूसरा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर उनको जो ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो करों में जो हिस्सा होता है वो तो पहले ही केंद्रीय बजट से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसको निकालने के बाद ही जो शेष बजट होता है उसके बारे में वो सदन में पेश किया जाता है। दूसरा जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पे जो ग्रांट दिए जाते हैं, वो ग्रांट जो वो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर यानी कि सेंट्रल स्तर पर इससे कोई भी सरकार संपत्ति या देनदारी को प्लस माइनस नहीं कर रही है। अब मान लीजिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 80 रुपए, इसमें से 20 रुपए ग्रांट दिए गए राज्यों को। अब इस 20 रुपए में से राज्यों को कुछ ग्रांट्स दिए जाएंगे कि जो उनकी फंक्शनिंग के लिए होंगे,
या सरकार की किसी स्कीम वगैरह को लेकर या फिर उनके किसी विकास को लेकर। कुछ ग्रांट्स होंगे जो पूंजीगत व्यय के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, या जैसे कोई विकास कार्यक्रम है, उस विकास कार्यक्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होना है, तो केंद्र की तरफ से जो ग्रांट्स दिए गए हैं उनसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, पूंजीगत व्यय जो हो रहा है, तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट से घटा देंगे। बात समझ में आई? देखिए परिभाषा देखिए, राजस्व घाटे में राज्यों को दिए गए अनुदान के पूंजीगत व्यय वाले हिस्से को घटाने पर, यानी कि राजस्व घाटा है, ठीक है, इस राजस्व घाटे में से जो राज्यों को हमने अनुदान दिया है उस अनुदान का वो हिस्सा जो पूंजीगत व्यय वाला हिस्सा है, इस हिस्से को अगर घटा दिया जाए तो ये हमारा प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारा राजस्व घाटा कितना है? 25 रुपए, ठीक है, 80 में से 55 घटा दिए। अब उसके बाद हमने राज्यों को राज्यों को अनुदान दिया था अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत, उस अनुदान में से कुछ हिस्सा राज्यों में पूंजीगत निवेश या पूंजीगत व्यय के लिए खर्च हुआ, ठीक है, उसके लिए राज्यों को दिया गया, तो उस हिस्से को हटा दिया जाएगा क्योंकि ये रोजमर्रा के काम के लिए नहीं, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। इस हिस्से को जब हम इसमें से ये 5 रुपए जब घटाएंगे तो ये आपका 20 रुपए होगा, ये प्रभावी राजस्व घाटा होगा। बात समझ में आ गई? अगला देखते हैं, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में वर्तमान वर्ष की ब्याज देनदारी को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज अचीव्ड ऑन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए प्राथमिक घाटा क्या होता है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा हमारा कितना है? हमारा राजकोषीय घाटा है 30 रुपए। अब इस 30 रुपए में से हमने जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया उसमें हमने कुछ ब्याज चुकाया जो हमारे पिछले वर्षों की उधारियां थी, तो पिछले वर्षों की उधारियों का जो ब्याज हमें इस वर्ष चुकाना है उस ब्याज के हिस्से को अगर घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? अब ब्याज हमें 10 रुपए देना है इस वित्त वर्ष में, तो उस ब्याज को अगर ना देना होता तो हमें हमारा राजकोषीय घाटा कम हो जाता, ठीक है। तो अगर हमें ये इंटरेस्ट 10 रुपए ना देना होता तो ये 10 रुपए हमें यहाँ पर जब हम बारोइंग कर रहे थे तो हमें ये 10 रुपए कम लेने पड़ते, ठीक है। तो ये 10 रुपए कम लेने पड़ते तो हमारा यही जो कहलाता है ये प्राथमिक घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा का मतलब क्या हो गया कि राजस्व घाटे में से, जो राजस्व घाटा आपका ये है, राजस्व घाटे में से वर्तमान वर्ष में जो ब्याज पेमेंट करनी है, जो इंटरेस्ट पे करना है, उसको घटाने पर हमारा प्राइमरी घाटा प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? ये हमारे चारों घाटे हो गए। राजकोषीय घाटा क्या हो गया? जो डिफरेंस बिटवीन नॉन डेट रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। राजस्व घाटा क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर प्रभावी राजस्व घाटा क्या हो गया? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज अचीव्ड ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर ऑफ ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि राजस्व घाटे में से हमने जो राजस्व घाटा हुआ, चूंकि हमने राजस्व व्यय किया, अब उस राजस्व व्यय में से हमने जो अनुदान राज्यों को दिया था उस अनुदान में से जो हिस्सा पूंजीगत व्यय में खर्च हुआ है उस हिस्से को राजस्व घाटे से घटा देने पर हमारा प्राथमिक राजस्व घाटा आ जाता है, ठीक है। फिर प्राथमिक घाटा क्या हो गया? प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ कि हमारा जो राजस्व घाटा है जो 30 रुपए है अभी, अब इस 30 रुपए में से हम जो इस वर्ष ब्याज में भुगतान करना है, ये देखिए 10 रुपए मैंने ब्याज भुगतान के लिए यहां पर रखे हैं। इस 10 रुपए अगर ये हमें ब्याज ना देना होता, अगर हमारे पिछले वर्षों में हमारी उधारी ना रही होती, तो हमारा वास्तविक जो घाटा जिसे कहते हैं या जिसे प्राथमिक घाटा कहते हैं, वो प्राथमिक घाटा हमारा 20 रुपए ही होता, तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो आपको प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, इनकी सिर्फ परिभाषाओं की समझ होनी चाहिए। अब जो मुख्य मुद्दा आता है वो राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर आता है। देखिए अब इन दोनों में सोचिए कि सबसे बुरा घाटा कौन सा है। आपके दिमाग में आएगा कि राजकोषीय घाटा सबसे बुरा घाटा है। नहीं, राजकोषीय घाटा सबसे बुरा घाटा नहीं है। सबसे बुरा घाटा है आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्यों बुरा है? देखिए पीछे देखते हैं। ये आपका राजस्व इनकम हो गई, तनख्वाह, इसके लिए कोई देनदारी नहीं बन रही और संपत्ति में भी कोई कमी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो तनख्वाह है इसके लिए आपको किसी को जवाबदेही नहीं करनी है। इस तनख्वाह से अगर आप रेगुलर खर्च भी नहीं पूरे कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको उधारी पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी इनकम इतनी जरूर हो, रेवेन्यू इनकम इतनी जरूर होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ताकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कवर कर सके।
अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नहीं कवर कर पा रहा है तो इसका मतलब वो कैपिटल में जाएगा। ये जो कैपिटल इनकम है, ये जो कैपिटल इनकम है, उधारी और संपत्ति, ये कैपिटल इनकम हो गई। अब आप अगर यहां से नहीं अपनी पूर्ति कर पा रहे हैं तो आपको कैपिटल इनकम से कुछ हिस्सा जो है ना अपने इसके लिए देना पड़ेगा, रेगुलर खर्चों के लिए, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए देना पड़ेगा। अब इस चीज को समझिए कि अगर आप किसी से उधार लेकर अपना घर चला रहे हैं, अपने घर में दाल रोटी बना रहे हैं, तो ये एक खतरनाक स्थिति है। आप अपनी संपत्ति बेचकर, कि कहते हैं ना कि खेत बेच बेच कर इनका घर का खर्च चल रहा है, अगर संपत्ति को कम करके आप अपना खर्चा चला रहे हैं तो ये खतरनाक स्थिति है। आपको उधारी और संपत्ति का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना चाहिए। आप उधारी और संपत्ति की बिक्री से आप जो है आप इनकम जो कर रहे हैं, उस इनकम को, इस इनकम को या तो उधार वापसी में जाना चाहिए ताकि आपके ऊपर जो लायबिलिटी है, जो आपके ऊपर जो बोझ है, वो आपकी देनदारी कम हो जाए, और या फिर इसको जाना चाहिए संपत्ति के सृजन में, ठीक है, ताकि आपकी संपत्ति बढ़े। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा जो सबसे बुरा घाटा कौन सा होता है? राजस्व घाटा। इसीलिए जब हमारा इसीलिए जब हमारे राजकोषीय अनुशासन को लेकर जो हमारा एफआरबीएम एक्ट पास किया गया था, उस एफआरबीएम एक्ट में, एफआरबीएम एक्ट 2003 में जो पास किया गया था, उस एफआरबीएम में एक्ट में जो लक्ष्य रखा गया था कि 2008 और 9 तक हमें अपना रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है, और अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट को 3% के नीचे तक लेकर आना है। बात समझ में आ गई? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा इतना बुरा नहीं होता अगर वो खर्च आपके जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है। आपका अगर ये 30 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है तो फिर ये इतना बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन एक सीमा से ज्यादा ये भी बुरा है, क्योंकि आपको हर वर्ष ब्याज अदा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर सबसे बुरा घाटा कौन सा हुआ? सबसे बुरा घाटा होता है राजस्व घाटा, जिसको एफआरबीएम एक्ट में भी जीरो करने की बात की गई थी, लेकिन ये जीरो हो नहीं पाया। ठीक है, अभी क्यों नहीं हो पाया, पिछले वर्षों में क्यों नहीं हो पाया, अभी तक हम एफआरबीएम एक्ट के जो हमारे जो टारगेट्स थे उनको हम क्यों नहीं पाए, उसके लिए जो है ना हम आगे बजट का जब एनालिसिस करेंगे तब हम चर्चा करेंगे। और जो हमारा राजकोषीय घाटा है ये भी अच्छा नहीं होता, लेकिन एक सीमा तक ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, और उस सीमा तक जो हम राजकोषीय घाटा हमारा है उसका जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब तक हमने बजट का बेसिक नॉलेज ले लिया है, ठीक है, और बजट के क्या कंपोनेंट होते हैं, बजट के अंतर्गत कौन कौन से घाटे होते हैं, उन घाटों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम बजट का विश्लेषण शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बजट एट ए ग्लांस ये भी एक डॉक्यूमेंट जो है ना संसद में पेश किया जाता है जब वार्षिक वित्तीय विवरण और अदर डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पहले ही पेज में देखिए जो है ना घाटों की चर्चा की गई है, और बजट का विश्लेषण करने और बजट को समझने के लिए आपको घाटों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये चारों घाटे मैंने आपको पढ़ा दिए अभी। अब ये बजट का विश्लेषण शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखिए बजट में मैंने आपको बताया था 3 सालों का विवरण होता है। ठीक है, 2019-20 के एक्चुअल्स यानी कि वास्तविक आंकड़े क्या हैं वो सबमिट किए गए हैं। फिर 2019-20 का जो लास्ट ईयर जो सरकार ने एस्टिमेट लगाया था, ठीक है, वो शामिल है। फिर 20-21 का ही जो है ना संशोधित रिवाइज्ड एस्टिमेट शामिल है, क्योंकि जो है ना बजट दो महीने पहले चूंकि प्रस्तुत किया जाता है तो एक रिवाइज्ड एस्टिमेट भी सबमिट है। और उसके बाद फिर जो है ना अगले वित्त वर्ष के लिए बजट का क्या एस्टिमेट होगा वो ये रखा गया है। ठीक है, अब हमने बजट में सबसे पहले प्राप्तियों में आते हैं। प्राप्तियों में हम देख रहे हैं कि करीब 17 लाख करोड़ रुपए सरकार को वर्ष 2019-20 में मिले थे। सरकार ने वर्ष 20-21 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लगभग अनुमान लगाया था। ये आंकड़े इनको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, विवेकानंद बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विवेकानंद मत बनिएगा। जो आंकड़े याद करने वाले होंगे मैं वो आंकड़े आपको बता दूंगा।
आपको बस इन आंकड़ों से क्या ट्रेंड आ रहे हैं, क्या प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं, उन प्रवृत्तियों को समझने की जरूरत है। ठीक है, बजट को समझना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर अगर आप बजट जैसे टॉपिक को ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं ले सकते कि आज बजट आया और देखिए ब्रेकिंग न्यूज, मैंने अब बजट के लिए ऊपर लेक्चर डाल दिया। बजट का एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद क्यों, कैसे, प्रवृत्तियां क्यों रही ऐसी, क्या रीजंस रहे, तो उन सबका एनालिसिस करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए आप इसको बर्गर की तरह मत लीजिए। एनालिसिस किया गया है, जो आंकड़े याद करने वाले होंगे वो मैं बताऊंगा, और आंकड़ों का बस ट्रेंड देखिए और उस ट्रेंड के पीछे का कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करिए। ठीक है, अब जैसे बजट एस्टिमेट जो पिछले साल दिया गया था, 20 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति की बात की गई थी, और वो भी किसको, केवल केंद्र को। ठीक है, क्योंकि जो केंद्रीय बजट सबमिट किया जाता है तो करों में जो राज्यों का हिस्सेदारी होती है उस राज्यों की हिस्सेदारी को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र को जो केंद्र को जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हुई हैं वो 20 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेट था, और गवर्नमेंट को मिली कितनी है, सिर्फ 15.5 लाख करोड़ रुपए। ऐसा क्यों हुआ? 4.5 लाख करोड़ रुपए का अंतर कहां से आ गया? देखिए, पिछले साल पैंडेमिक था तो आर्थिक गतिविधियां बाधित रही। जब आर्थिक गतिविधियां बाधित रहेंगी तो गवर्नमेंट को की आय संकुचित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही संकुचित हो रही है, तो उत्पादन हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट को राजस्व कहां से मिलेगा? ठीक है, लोगों की नौकरियां चली गई तो वो भी जो है ना गवर्नमेंट को राजस्व नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना जो जो ट्रांजेक्शन्स थे वो भी बाधित हो गए, ट्रांजेक्शन होने बंद ही हो गए। तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट की जो आय है वो बहुत कम हो गई। जो एस्टिमेट था उससे गवर्नमेंट को 4.5 लाख करोड़ रुपए कम मिला। एक तो पहले पॉइंट को ये समझिए कि गवर्नमेंट की जो राजस्व प्राप्ति थी वो क्यों कम हुई? पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई। अगले वित्त वर्ष के लिए भी गवर्नमेंट ने जो अपना एस्टिमेट रखा है वो पिछले साल की तरह 20 लाख करोड़ रुपए नहीं रखा है, इसको देखिए लगभग 18 लाख करोड़ रुपए रखा है। ये 18 लाख करोड़ रुपए क्यों रखा है? गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट क्यों नहीं आ गई? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अर्थव्यवस्था को रिवाइव होने में टाइम लगेगा। इकोनॉमिक सर्वे ने भी जो है ना इस बात को माना है कि अर्थव्यवस्था को रिवाइव होने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। और बजट में गवर्नमेंट का यह पक्ष रहा है कि गवर्नमेंट ने इस बात को कहा है कि हमें कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे अपने पैंडेमिक की पूर्व की स्थिति में आने में। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है ना हीरो ना बनते हुए चीजों को धीरे धीरे संभालने की कोशिश शुरू की है। और इस क्रम में गवर्नमेंट ने जो अपना अगले साल का जो रेवेन्यू रिसीट्स का एस्टीमेट रखा है वो सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए रखा है। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखिए कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स में तो ये कम हो गई है कि ये तो आपने ट्रेंड को समझ लिया। अब पूंजीगत प्राप्तियों में देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों में देखिए एक तो होता है कि आप जो डेट ले रहे हैं, और दूसरा है कि आप जो है ये 5वां और 6वां पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कैसे कि आपको कहीं से भी जो है ना मूलधन आपने कहीं उधार दिया था, उस मूलधन की वापसी हो गई तो वो आपकी जो है ना आपकी एसेट को कम कर दिया, तो वो जो है ना आपकी कैपिटल रिसीट में आ गई। फिर अन्य प्राप्तियों में डिसइन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश। तो विनिवेश के माध्यम से गवर्नमेंट को और ऋण वसूली के माध्यम से गवर्नमेंट को क्या मिला? तो ऋण वसूली का जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था खैर वो लगभग मिल गया। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने 2,10,000 करोड़ रुपए का मतलब एक बड़ा लक्ष्य रखा था, और गवर्नमेंट को लग भी रहा था कि ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2019 में ही जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सी स्लो हुई थी, जब ऑटो सेक्टर दिक्कत में आया था, तो 2019 में गवर्नमेंट ने कई सारे जो है ना सुधारात्मक कदम भी उठाए थे, और इवन जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसमें व्यापक कमी करते हुए 22% तक सीमित किया था कई क्षेत्र में। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ तो व्यापक कमी की थी सरकार, और सरकार को यह भरोसा था कि इस बीच में जो है हमारे जो है ना अगले 5-6 महीने में इकोनॉमी में फिर तेजी आएगी, और उसके बाद जो है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब सीआईटी कम करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर फिर निवेश बढ़ाएगा अपना। लेकिन विनिवेश के माध्यम से सरकार को मिला सिर्फ लगभग 30,000 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक था, और पैंडेमिक की वजह से आर्थिक गतिविधियां हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो इसी और जो प्राइवेट सेक्टर था उसने भी निवेश अपना रोक लिया। अब आप कहोगे कि नहीं, कई न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है कि जो पूंजीपति थे उनकी आय बहुत बढ़ गई, जैसे मुकेश अंबानी की आय बहुत बढ़ गई। तो देखिए, वो उनकी आय इसलिए बढ़ी है, उन्होंने कोई यहाँ से व्यापार करके नहीं कमाया, उनकी जो कंपनियों में एफडीआई आया। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया, इसलिए उनकी जो है उनके जो संपत्ति में इजाफा हुआ। ठीक है, पैंडेमिक में पूरी दुनिया में ही जो अर्थव्यवस्था है वो संकुचित हुई है। तो ये बात आपको समझ में आई कि हमने एक जगह देखा कि भाई जो
गवर्नमेंट की प्राप्तियों में जो रेवेन्यू रिसीट्स थी उसमें गवर्नमेंट को 4.5 लाख करोड़ रुपए कम मिला। फिर उसके बाद जो पूंजीगत प्राप्तियां थी, पूंजीगत प्राप्तियों में भी गवर्नमेंट को यहाँ पर देखिए लगभग 1.25 लाख रुपए कम मिला है। ठीक है, अब अगले साल भी गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है वो कितना रखा है, 1,75,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे लगभग खुल ही गया है ज्यादातर हिस्सों में, तो लॉकडाउन खुलने के बाद जो है ना, जो 2019 में सुधारात्मक कदम उठाए थे गवर्नमेंट ने और कॉर्पोरेट सेक्टर को जो बहुत सारी छूटें और जो उनके लिए जो प्रोत्साहन के काम किए थे, तो कॉर्पोरेट सेक्टर अब जो है ना अपने फॉर्म में आएगा और उसके बाद वो निवेश करेगा और जो है ना आर्थिक गतिविधि को तेजी से बढ़ाएगा। तो गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि 2 लाख करोड़ रुपए नहीं तो लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिवेश तो हम डिसइन्वेस्टमेंट तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो इस इतनी प्राप्ति की अनुमान गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए लगाया है। ठीक है, अब यहां देखिए जो उधारी थी, गवर्नमेंट ने उधारी का लक्ष्य रखा था 8 लाख करोड़ रुपए का लगभग। आपको अभी तक जितने भी मैंने आंकड़े बताए इनमें से कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ये कि विनिवेश के लिए गवर्नमेंट ने कितना लक्ष्य रखा है, ये कि ये 1,75,000 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ आंसर राइटिंग में काम आएगा। ठीक है, इस आंकड़े को केवल आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको बता दी मैंने, सिर्फ इसी आंकड़े को याद रखना है कि अदर रिसीट्स में जिसमें विनिवेश शामिल होता है, तो विनिवेश वाले हिस्से को कितना है उसको आपको याद रखना है, सिर्फ एक आंकड़े को। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग का जो लक्ष्य रखा था वो 8 लाख करोड़ रुपए रखा था। 8 लाख करोड़ रुपए में से का लक्ष्य होने के बाद गवर्नमेंट ने बोरोइंग कितनी की, लगभग 18.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट ने इतना हमारे देश के ऊपर इतनी लायबिलिटी क्यों डाल दी या इतनी उधारी क्यों कर ली। देखिए पैंडेमिक का समय चल रहा था और पैंडेमिक के समय गवर्नमेंट के लिए खर्च करना जरूरी हो गया था। उस समय लोगों के रोजगार जा रहे थे, रोजगार चले ही गए थे, फिर उसके बाद बड़ी संख्या में पलायन हो रहा था, खाने की दिक्कतें आ रही थी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खोल नहीं सकती थी, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया और वो समय के हिसाब से जरूरी था। ठीक है, अब इस क्रम में जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो गवर्नमेंट को खर्च करना जरूरी था। अब यहां पर बात ये फंस रही है कि गवर्नमेंट की आय हो गई कम, आय कम हो गई, गवर्नमेंट को जितना मिलना था उतना मिला नहीं, और उसके बाद गवर्नमेंट के लिए खर्च करना जरूरी हो गया, और वो भी जितना अनुमान किया था उससे ज्यादा गवर्नमेंट को खर्च करना जरूरी हो गया, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट ने कई सारी सामाजिक कार्यक्रम चलाए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में खर्च किया, फिर गवर्नमेंट ने जो है ना राशन है वो लोगों को एडवांस राशन भी वितरण करवाया, जो नहीं जरूरतमंद थे उनको भी मतलब ये नहीं देखा गया कि कौन जरूरतमंद है कौन नहीं, जिसने भी मांगा सबको गवर्नमेंट ने राशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इन सब में गवर्नमेंट का जो खर्च हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट ने कैश ट्रांसफर किया, तो खर्च जरूरी हो गया और खर्च ज्यादा करना जरूरी हो गया। अब गवर्नमेंट के पास आय कम है तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, तो गवर्नमेंट ने फिर अपनी बोरोइंग ज्यादा की। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारी जो बोरोइंग थी वो ज्यादा क्यों थी, तो हमारी बोरोइंग इसलिए ज्यादा थी क्योंकि गवर्नमेंट के लिए खर्च करना जरूरी हो गया था। ठीक है, अब अगले साल के लिए भी गवर्नमेंट ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य रखा है करीब 15 लाख करोड़ रुपए का। क्यों? क्योंकि अभी भी अर्थव्यवस्था जो है ना संकुचित है, अभी भी अर्थव्यवस्था को सरकारी प्रोत्साहन देना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अगले साल भी जो है ना एक बड़ी राशि को जो है ना उधारी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की टोटल प्राप्तियां क्या हो गई हमारी, जो गवर्नमेंट ने अपना एस्टिमेट दिया है। अब यहां देख लीजिए, जो पिछले साल एस्टिमेट दिया था गवर्नमेंट ने वो 30.5 लाख करोड़ रुपए का था कि हम इतने जो है ना इतने का हमारा बजट है, हम इतना खर्च करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को जो मतलब कि खर्च कितना करना पड़ा, करीब 34.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को अलग से खर्च करना पड़ा। ठीक है, और ये जरूरी भी था। अब हमारी ये तो हो गई, तो अगले साल के बजट के लिए भी गवर्नमेंट ने कितना रखा है, अगले साल के बजट के लिए भी गवर्नमेंट ने लगभग आप इसको कह लीजिए कि 35 लाख करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने रखा है कि वो इतनी आय करेगी और इतने को ही खर्च करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, इनको अभी तक सिर्फ एक ही आंकड़ा याद करने वाला है, वो ये है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का कितना टारगेट है, और वो है 1,75,000 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने जो है ना ज्यादा उधारी क्यों की, उससे जो है ना गवर्नमेंट ने जब ज्यादा उधारी की, अब देखिए गवर्नमेंट का जो वर्ष 2019-20 में
19-20 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो था 3.3। फिर गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था कि हम इसको 2.7 तक नीचे ले आएंगे, मतलब 3% से नीचे ले आएंगे। और ये जो 3.3 और 2.7 है, ये जीडीपी का परसेंटेज है। यानी जो राजस्व घाटा, सॉरी फिस्कल नहीं, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट था गवर्नमेंट का, वो 2.7% था ऑफ जीडीपी। लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ कितना? 7.5%। ठीक है, अब 7.5% मतलब आप समझ रहे हैं कि आप गवर्नमेंट ने उसको कम करने की कोशिश की और वो ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्च ज्यादा किया। अब खर्च ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट कोई पूंजीगत व्यय कर रही थी या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सारी गतिविधियां रुकी थी। तो ये जो खर्च था, ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही था, जो रोजमर्रा की जरूरत के जो खर्च होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो है, हमारा राजस्व घाटा कितना हो गया, इसको आपको याद रखना है कि राजस्व घाटा हमारा 2.7 का लक्ष्य रखा था गवर्नमेंट ने, लेकिन ये 7.5, लगभग 3 गुना हो गया। और अगले साल भी गवर्नमेंट जो है ना, अपना गवर्नमेंट का राजस्व घाटा जो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया है, वो 5.1% ऑफ जीडीपी होगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने खर्च को जारी रखेगी। जब तक गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी, देखिए, तब तक मार्केट में डिमांड नहीं आएगी। लिक्विडिटी मेंटेन करना मार्केट में इस समय बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी जब आएगी, तब उससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, और ताकि डिमांड क्रिएट हो और डिमांड कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए गवर्नमेंट का खर्च करना जरूरी है। गवर्नमेंट कंटिन्यू इसीलिए खर्च कर भी रही है। और ये कौन सी थ्योरी है? मैंने आपको बताया था, बेसिक जो इकोनॉमी के लेक्चर्स चल रहे थे, कीन्स की थ्योरी है। जो 1930 में जो महामंदी आई थी, तो 1930 में महामंदी में वो जो रीजन था, वो उसका रीजन की खोज एक अर्थशास्त्री थे कीन्स, तो उन्होंने उसका रीजन खोजा था कि भाई जो डिमांड मार्केट में कम हो गई, उस डिमांड की वजह, कम होने की वजह से ये मंदी आई है। तो उन्होंने इसका उपाय ये बताया था कि आप चाहे गड्ढा खुदवाकर गड्ढा भरवाओ, लेकिन जो है अपना जो सरकारी खर्च है उसको बढ़ाओ। ठीक है, ताकि लोगों के पास हाथों में पैसा है और वो डिमांड क्रिएट करें, तब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर आएंगी। तो गवर्नमेंट भी उसी थ्योरी को फॉलो कर रही है। ठीक है, और उस थ्योरी के हिसाब से गवर्नमेंट का जो इस साल जो राजस्व खर्च बढ़ा है और राजस्व घाटा बढ़ा है, उसको भी गवर्नमेंट झटके में कम करने के मूड में नहीं, और ये जरूरी भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। इसको आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा देखिए। प्रभावी राजस्व घाटे की डिफिनेशन मैंने पीछे बता दी है। ठीक है, तो प्रभावी राजस्व घाटे की आपको जरूरत नहीं। प्रभावी राजस्व घाटा ये होता है कि जो राजस्व घाटा होता है, उसमें जो राजस्व व्यय होता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है ना, गवर्नमेंट राज्यों को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ग्रांट्स देती है। तो उसमें से जो ग्रांट्स जो देती है गवर्नमेंट, तो जो हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत खर्च होता है, वो हिस्सा जो है ना राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको जानने की जरूरत नहीं, बस परिभाषा आप याद रखिए जो मैंने पीछे पढ़ा दी है। ठीक है, अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो था, राजकोषीय घाटा, ये 19-20 में 4.6% था। गवर्नमेंट का ये लक्ष्य था कि गवर्नमेंट इसको 3.5% तक ले आएगी फिस्कल डेफिसिट को। लेकिन और इसीलिए जो है ना गवर्नमेंट, देखिए फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की उधारी ही राजकोषीय घाटा होती है, और उधारी का लक्ष्य गवर्नमेंट का कितना था? लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। और गवर्नमेंट ने लिया कितना? 2 गुने से भी ज्यादा, 18.5 लाख करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 9.5%। ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इस लाइन को आपको याद रखने की थी, यानी कि आपको याद क्या रखना है? ये 16 नंबर वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और कौन सा ऊपर कौन सा पॉइंट है? ऊपर है आपका विनिवेश वाला 6 नंबर वाला पॉइंट। ठीक है, इसको याद रखना है। अब जो राजकोषीय घाटा है गवर्नमेंट का, वो अगले साल भी गवर्नमेंट ने जो है ना शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं की है। गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए भी 6.8% को रखने की मतलब लक्ष्य रखा है। ठीक है, और वो करीब 15 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बोरो करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और प्राथमिक घाटा है, इसको भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई पढ़ा भी रहा है तो मत पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं, रुपया कहां से आता है और कहां जाता है। ठीक है, इसको अभी रुक जाइए। ये कहां से आता है और कहां जाता है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये हमने देख लिया कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा हमारा जो एस्टिमेट था पिछले साल 3.5% का था, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट जो अभी प्रस्तुत किया गया है वो 9.5% के आसपास 9.5% रहेगा। और गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए भी 6.8% ऑफ जीडीपी
जो है फिस्कल डेफिसिट को रखा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने खर्च को कंटिन्यू रखेगी। क्यों रखेगी वो मैंने आपको बता दिया है। राजस्व घाटे को भी राजस्व घाटा भी पिछले साल करीब 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, और राजस्व घाटे को भी गवर्नमेंट ने शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं की है और उसको भी तुरंत कम करने की कोशिश नहीं की है। उस गवर्नमेंट का ये मानना है और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया है कि अर्थव्यवस्था जैसे धीरे धीरे अपने वापस पटरी पर आएगी, जैसे जैसे समृद्धि होगी वैसे वैसे हम घाटों को भी कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अर्थव्यवस्था का पटरी पे आना जरूरी है और उसके लिए जो है ना गवर्नमेंट का प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको हो गई कि राजस्व घाटा हमारा कितना है, 5.1% ऑफ जीडीपी ये अनुमान रखा गया है। और मैंने आपको बताया है अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले कि सबसे बुरा घाटा कौन सा होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना रेवेन्यू इनकम भी नहीं हो पा रहा है कि आप अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर पाए। अब इन खर्चों को करने के लिए, रोजमर्रा के खर्चों को करने के लिए आप जो है ना फिर किधर जाएंगे, जो आपका कैपिटल इनकम है, कैपिटल रिसीट है, आप उसमें से हिस्सा निकालेंगे। और जबकि कैपिटल रिसीट्स कहां पर खर्च होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जैसे कि आपका कहीं आपने जो उधार लिया था उसका आप इंटरेस्ट वापस कर दो, वो सॉरी इंटरेस्ट नहीं, उसका जो प्रिंसिपल है वापस कर दो। तो प्रिंसिपल जब वापस करोगे तो उससे क्या आपके ऊपर देनदारी कम हो जाएगी, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर जो है ना आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करो, संपत्ति में निवेश करो। ठीक है, तो राजस्व घाटा सबसे बुरा घाटा होता है। ठीक है, अगर राजस्व घाटा है तो इसका मतलब है कि जो रोजमर्रा के खर्चे का लोड कहां पर पड़ रहा है, वो आपके कैपिटल इनकम पे पड़ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ऋण प्राप्तियां कहां से लेगी गवर्नमेंट, कितना लेगी, इनको भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ने जो बाजार से उधारी करेगी, जो अपनी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल वगैरह जारी करके, उसमें गवर्नमेंट करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाएगी। फिर अल्प बचतों, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है, जो आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो होते किसान विकास पत्र, उनसे करीब गवर्नमेंट जो है 3 लाख करोड़ रुपए उठाने के उसमें है। फिर स्टेट प्रोविडेंट फंड से इतना उठाएगी। आपको ये याद रखना है कि मार्केट से कितना उठाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट से गवर्नमेंट जब पैसा उधार लेती है तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। ठीक है, वो सिचुएशन क्या होती है कि क्राउडिंग आउट का मतलब ये हुआ कि जो अगर सारा पैसा गवर्नमेंट ही उठा लेगी तो जो निजी सेक्टर है, देखिए 2 सेक्टर है, एक तो पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है। ये प्राइवेट सेक्टर है और ये पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट जो पैसा यहाँ पर है, अब अगर सारा पैसा गवर्नमेंट खींच लेगी तो उनके लिए क्या बचेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट ने 2019 में जो प्राइवेट सेक्टर को जो इंसेंटिवाइज किया था, जो प्रोत्साहन दिया था और जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया था, तो उससे भी गवर्नमेंट को यकीन है कि इनके लिए फंडिंग की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरा, गवर्नमेंट एफडीआई को प्रमोट कर ही रही है। फिर तीसरी बात है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का ऑप्शन भी इनके पास है। चौथी बात है कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया में के तहत बहुत सारे सुधारात्मक कदम भी उठा रही है। फिर उसका 5वां पॉइंट ये आप समझ लीजिए कि भाई लेबर लॉस को भी गवर्नमेंट ने काफी मतलब कि सरल करने की कोशिश की है कि सारे लेबर लॉस को मिलाकर और जो है ना 4 कोड में कर दिया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सुधारात्मक कदम उठा रही है, तो इससे क्या है कि निवेश जो एफडीआई वगैरह की काफी संभावना बढ़ी है। ठीक है, निवेश काफी आएगा और इससे जो है ना इनको जो प्राइवेट सेक्टर है इसको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए जो है ना गवर्नमेंट मार्केट से सारा पैसा, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि गवर्नमेंट मार्केट से बड़ी राशि उठा रही है। कितनी उठा रही जानने की जरूरत नहीं। अब बड़ी मात्रा में जब राशि उठा रही तो उससे का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैंने बता दिया, क्राउडिंग आउट। अब क्राउडिंग आउट के लिए क्या सोल्यूशन है भाई, प्राइवेट सेक्टर कहां से पैसा आएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया कि एफडीआई को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गवर्नमेंट ने कई सारे सुधारात्मक कदम उठाए हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि एफडीआई इजीली होगा फिर और इनको जो है ना प्राइवेट सेक्टर को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ऊपर से गवर्नमेंट ने जो है अपना जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसको भी कम कर दिया है। ठीक है, और उसके कॉर्पोरेट सेक्टर के पास जो है ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी प्रमोट करने के लिए प्रयास जारी है। ठीक है, तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर को पैसे की इतनी कमी पड़ने की संभावना नहीं है। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम यही समझेंगे कि संभावना नहीं है। ठीक है, फिर और बाकी विदेशी ऋण से देखिए, एक चीज यहां पर नोट करिए, विदेशी ऋण देखिए कितना लेने का एस्टिमेट किया गया था। एस्टिमेट किया गया था 2020-21 में कि हम केवल 4.5 हजार करोड़ रुपए लेंगे, और अगले साल के लिए भी विदेशी ऋण कितना एस्टिमेट किया गया है, केवल 1500 करोड़ रुपए।
उसके पहले 2019-20 में कितना लिया गया था? 8,500 करोड़ रुपए। और जबकि गवर्नमेंट, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट बोरोइंग कितनी कर रही है? गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, ये देखिए, गवर्नमेंट ने 19-20 में किया था करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए, फिर उसके बाद पिछले साल किया है करीब 18.5 लाख करोड़ रुपए, और अगले साल भी गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है वो करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है। और यहां पर जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, यानी कि विदेशों से ऋण है, विदेशों से ऋण गवर्नमेंट कितना कर रही है? विदेशों से एक्सटर्नल ऋण जो है ना, वो गवर्नमेंट सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए कर रही है। इससे एक लॉजिक या एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी ज्यादातर उधारियां आंतरिक ही करती है। ये बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट अपनी ज्यादातर उधारियां आंतरिक ही करती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो ब्याज का भुगतान करती है उसका लगभग 90% से ज्यादा वो ब्याज भुगतान गवर्नमेंट कहां कर रही है? अपने देश में ही कर रही है। तो इमोशनल होकर ये मत सोचिएगा कि हम ब्याज भुगतान, गवर्नमेंट अगर 8 लाख करोड़ रुपए कर रही है तो वो विदेशों में जा रहा है। वो विदेशों में नहीं जा रहा है, वो अपने देश में जा रहा है। बस प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो जो ब्याज भुगतान के रूप में जो व्यय है गवर्नमेंट का, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता था, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। बात ही समझ में आ गई? यानी कि उसका एक मतलब कि सृजनात्मक यूज किया जा सकता था, लेकिन वो एक प्लांट तरीके से खर्च नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट अपनी जो ज्यादातर उधारियां कहां से करती है? अपने देश से ही करती है, आंतरिक उधारी ही ज्यादा करती है। ये बात समझ में आ गई? अब घाटे की प्रवृत्तियां देख लेते हैं। घाटे की क्या प्रवृत्तियां रही? तो देखिए, ये जो है आपकी जो पहली लाइन है, ये है आपकी फिस्कल डेफिसिट की। फिर जो दूसरी लाइन है आपकी रेवेन्यू डेफिसिट की। फिर तीसरी लाइन है आपकी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन जो और लास्ट वाली लाइन है ये प्राइमरी डेफिसिट की। तो मेन जो आपकी जो है ये फिस्कल डेफिसिट है और रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में देखिए कि जो 2009-10 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.6% ऑफ जीडीपी था, और जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 5.3% ऑफ जीडीपी था। तो ये क्यों था? इसका रीजन ये था कि उस समय 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, पूरे वर्ल्ड में मंदी, अमेरिका में जो सब प्राइम क्राइसिस आया उससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ा। तो उस समय जो है ना, मंदी का असर भारत पे ना हो, तो सरकार ने अपना जो खर्च था वो बढ़ा दिया था। तो खर्च बढ़ाने की वजह से जो 2009-10 में जो आपका जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.6% और रेवेन्यू डेफिसिट वो 5.3% पहुंच गया था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद जो है ना, सरकार ने उसको कंट्रोल भी करने की कोशिश की। तो 10-11 में फिर देखिए कि फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों कम हुए। फिर उसके बाद 11-12 में फिर बढ़े, और उसके बाद निरंतर लगातार कम होते चले आ रहे हैं। और कब तक कम होते रहे फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट? ये 2018-19 तक, ठीक है। 2018-19 तक हमारा जो फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट लगातार कम हो रहा था। हाँ, यहाँ पर बीच में जो है एक बार जो है ना ये रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा था। ये कब बढ़ा था? 2017-18 में। क्यों बढ़ा था? इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है, ये है कि उस टाइम पे जो है ना गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, और उसके बाद जो है नोटबंदी और जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाई थी, ठीक है। तो उस जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट की जो है ना वो इनकम कम हुई शुरुआती चरण में, और उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट की जब कम आय होगी तो उससे जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मिलने थे वो एक अनुमान से कम मिले। तो इसलिए जो उस समय जो 17-18 में हमारा जो ये राजस्व घाटा है ये बढ़ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देखते हैं कि फिर प्रॉब्लम कहां से आई। प्रॉब्लम 19-20 में आई। 19-20 में आपको याद होगा कि जब ऑटो सेक्टर और बहुत सारे मतलब भारत के जितने भी लगभग सेक्टर थे वो सभी जो है ना मतलब एक तरीके से मंदी, क्योंकि डिमांड एकदम खत्म ही हो गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2019 में कई सारे मतलब सुधारात्मक कदम उठाए। रोज जो है ना आपको याद हुआ कि जुलाई के बाद जब सरकार का गठन हो गया उसके बाद जो है ना लगातार 4-5 बार जो है ना सरकार ने जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर ने आके कई सारी घोषणाएं की, और उसी टाइम पे जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स था, सीआईटी था, उसको भी व्यापक तौर पर कम किया गया, जिसको एक मतलब कि बड़ा ऐतिहासिक कहा गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर 19-20 में फिर गवर्नमेंट की जो है ना आय पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो इससे जो है ना यहाँ पे हमारी उस समय मंदी की स्थिति भी चल रही थी, तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ना शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट का जो प्लान था कि गवर्नमेंट का ये 4.6 था, गवर्नमेंट इसको लाना चाहती थी कहां? 3. गवर्नमेंट इसको 3.5 तक लाना चाहती थी, ठीक है।
और राजस्व घाटे को 2.7% ऑफ जीडीपी तक लाना चाहती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको 3.5 तक लाना चाहती थी और इसको जो है ना 2.7% तक लाना चाहती थी रेवेन्यू डेफिसिट को। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना आ गया और कोरोना के बाद फिर सारी चीजें बिगड़ गई। तो जो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट अब आया है कि हमारा 2020-21 के लिए हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% रहेगा और हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 7.5% रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये ट्रेंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब घाटे के वित्त पोषण के क्या सोर्सेज हैं, इनको जानने की कोई जरूरत नहीं, ये यूजलेस है, कोई पढ़ा भी रहा है तो पढ़ना भी मत। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया था। अब टोटल जो सकल कर राजस्व कितना था? सकल कर राजस्व 22,17,000 करोड़ रुपए, लगभग 22 लाख करोड़ रुपए। और ऊपर मैंने आपको बताया था ना, अब इसमें से जो स्टेट्स का हिस्सा है, राज्यों का हिस्सा है, वो देखिए राज्यों का हिस्सा अलग हट गया। ये देखिए नीचे लगभग 6,66,000 करोड़ रुपए जो करों में राज्यों का हिस्सा होता है वो अलग चला गया। और एनडीआरएफ को जो है ना अनिवार्य रूप से जो है ना जो सकल कर राजस्व से हिस्सेदारी दी जाती है तो वो हट गया। तो वो दोनों हटने के बाद फिर जो हमारा जो टोटल जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू का जो है वो हमारा 15,45,000 करोड़ रुपए, करीब 15.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। और कर प्राप्तियों में क्या रुझान रहे, तो हाँ ये भी आप देख लीजिए कि हमारा जो ये है, ये हमारा है पूरा ग्रॉस। ठीक है, कि हमारा सकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर। फिर हमारा ये है डायरेक्ट टैक्स का और ये जो हमारा ये इनडायरेक्ट टैक्स का है। ठीक है, और ये हमारा टोटल ग्रॉस है। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर राजस्व है, जो कर की जो प्राप्तियां हैं, वो हमारा 2011-12 में कर की प्राप्तियां हमारी अच्छी रही। ठीक है, 10.4% ऑफ द जीडीपी थी। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर हमारे उसमें अगले 2 वर्षों में कुछ कमी आई जो कर की प्राप्तियों में। ठीक है, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो गई थी। इतने सारे घोटाले आ गए थे। जब आपको याद होगा 2009 में सरकार के गठन के बाद इतने सारे घोटाले वगैरह सब उजागर होने लगे थे, तो उससे क्या है कि जो एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन आ गई। मतलब सरकार जो है ना वो निर्णय करने में असहाय जैसी हो गई। मतलब उसको ये डर सा समा गया कि कोई भी डिसीजन में फिर अगर कदम बढ़ाती तो कहीं उसमें फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सरकार एक तरीके से जो सरकार की जो गति थी, जो काम की गति थी, वो थोड़ी स्लो पड़ गई थी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इस सरकार का जो है ना थोड़ा सा टैक्स कलेक्शन यहाँ पर कम हुआ। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि 14-15 से जो है ना हमारा सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा। फिर 14-15 के बाद फिर ये 16-17 को भी बढ़ा। अब ये टैक्स कलेक्शन बढ़ा क्यों? आपको याद होगा 2014 के बाद से जो फ्यूल के प्राइसेस थे वो बहुत डाउन हो गए थे, बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। तो फ्यूल के प्राइसेस डाउन होने की वजह से हुआ ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूम मिल गया। ठीक है, क्योंकि फ्यूल ईंधन है और ईंधन अगर महंगा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो इकोनॉमी में जो पैसा लगना चाहिए वो बड़ा हिस्सा तो ईंधन में ही चला जाएगा, खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूल जो सस्ता हुआ था उसकी वजह से जो है मतलब, और उसके बाद जो नई नई सरकार आई थी तो थोड़ा सा मार्केट में भी जोश था, तो उसकी वजह से जो ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ा बढ़ी। तो आपका 16-17 तक आप देख रहे हैं कि आपका जो है ना 14-15 उसके बाद 15-16 और 16-17 में आपका जो कर राजस्व है सरकार का, सकल कर राजस्व बढ़ा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 17-18 में थोड़ा सा लगभग कमी आई, थोड़ी सी लगभग, ये लगभग बराबर ही है। हाँ, ये 11.2% ऑफ जीडीपी, ये भी 11.2% ऑफ जीडीपी। कमी कब आई है? 17-18 के बाद से। 17-18 के बाद से आई है कमी। मैंने 2 रीजन बता दिए हैं। एक तो नोटबंदी, इससे जो है ना आर्थिक गतिविधियां बाधित हुई, और दूसरा जो है ना जीएसटी उसी टाइम इंप्लीमेंट हुआ था। तो शुरुआत में जीएसटी को समझने में और जीएसटी को लागू करने में कई सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उस समय जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लगातार 17-18 से लगातार हमारा टैक्स कलेक्शन कम होता जा रहा है। 19-20 में भी मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी की स्थिति आ गई थी क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। बात समझ में आ गई? डिमांड नहीं थी। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सिचुएशन जो प्रॉब्लम वाली आई है वो आई है 20-21 में। 20-21 में हमारा जो कर राजस्व का जो कलेक्शन था वो कम हुआ। ठीक है, और अगले साल के लिए हमारा जो एस्टिमेट है कि हम जो है वापस जो हम 1 साल पहले थे पैंडेमिक के पहले, हमारा सकल कर राजस्व उतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक कर की प्राप्तियों का एक रुझान रहा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट का
भी इतना उम्मीद है कि हम जो है ना पैंडेमिक के पहले वाली सिचुएशन में उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद केंद्र की निवल प्राप्तियां, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। सरकार का खर्च, ठीक है, सरकार का खर्च क्या है? अब जैसे आपका जो है ना इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर कितना है जानने की जरूरत नहीं, बस आपको ये जानना पता होना चाहिए कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर भी होता है। फिर उसके बाद दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र की प्रायोजित योजनाएं। ठीक है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र क्षेत्र की, तो ये हो गई आपकी प्रायोजित योजनाएं, स्पॉन्सर्ड ये वाली। ठीक है, और ये हो गई आपकी सेंट्रल सेक्टर योजनाएं। तो इनमें कितना खर्च कर रही है, ठीक है, तो वो सारा आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं। सरकार के खर्च का आपको मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि सरकार का खर्च कहाँ होता है। एक तो उसके खुद के इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च होता है, ठीक है, फिर उसके मतलब जिसमें वो आपका पेंशन देना, सैलरी देना, फंक्शनिंग जो है ना, विभिन्न विभाग फंक्शन कर रहा है, इन सब का खर्च हो गया। फिर जो योजनाओं में सरकार जो अपना पैसा व्यय कर रही है, फिर उसके बाद जो एक है ब्याज भुगतान। ठीक है, अब उसके बाद बाकी इसमें और कोई काम का नहीं है। हमारा जो टोटल बजट है वो करीब 35 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली का है। अब पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति, हाँ ये देख लीजिए, हमारे जो पूंजीगत व्यय है उसमें जो है ना, बस आपको इतना जानना है कि हमारा पूंजीगत व्यय लगातार 17 मतलब कि पिछले 5 सालों में लगातार पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये लगातार जो है ना बढ़ ही रहा है, देख रहे हैं। और पूंजीगत व्यय होना और पूंजीगत व्यय बढ़ना अच्छी बात है। इससे या तो हमारी देनदारी कम होती है या फिर हमें जो हमारी संपत्ति है उसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। फिर ये किसमें कितना खर्च हो रहा है मदे और ये सब नहीं, अब इस चीज को समझ लेते हैं। हाँ, हाँ, अब इस चीज को समझ लेते हैं। ये क्या है कि हमारे जो व्यय, जो एक्सपेंडिचर की हमारा जो है संरचना क्या है। देखिए, एक्सपेंडिचर जो हमारा है, कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा वो इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद चलिए डिफेंस में तो ठीक है, सब्सिडी भी जरूरी है, ट्रांसपोर्ट में भी ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसका, रेलवे वगैरह का, और हमारे हाईवेज वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी काफी खर्च है और ये अच्छा भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा उतनी ही हमारी आर्थिक गतिविधियां तीव्र होंगी। ठीक है, तो ये भी सही है, ये खर्च भी सही है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, डिफेंस भी सही है, फिर ट्रांसफर टू स्टेट ये भी सही है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एनर्जी, हाँ। अब पेंशन, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क रखा जा सकता है। ठीक है, फिर रूरल डेवलपमेंट भी सही है। बाकी अब यहाँ पर हमें जो है ना, जो हमारा जो कंपोजिशन है एक्सपेंडिचर का, उसमें अगर आप देखो तो प्रॉब्लम वाली जो जगह है वो है एनर्जी सेक्टर, एनर्जी पे बड़ा कम खर्च हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देख रहे हैं साइंटिफिक डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्च हो रहा है। हेल्थ और एजुकेशन में अभी उतना नहीं खर्च हो रहा है जितना खर्च होना चाहिए था। पहले ये एक्चुअली जो ना राज्य विषय है, तो इन पे जो है ना केंद्र सरकार इतना पहल नहीं करती थी। अब राज्यों के पास इतने संसाधन होते नहीं कि वो इन पर एक बढ़िया पहल कर सके। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इन पे जो है ना, लेकिन अब वर्तमान गवर्नमेंट ने इन पर खर्च को बढ़ाया है, इस पे एजुकेशन पे भी बढ़ाया है और हेल्थ पे भी बढ़ाया है, जो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि इस बजट में इस बार क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। फिर उसके बाद आप अगर इधर देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारा खर्च बहुत कम है, एनर्जी पे हमारा खर्च बहुत कम है, ये चिंता का विषय है। अब हमारा इतना बड़ा हिस्सा ही इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है, वो भले ही हमारे देश में ही, क्योंकि हम जो सरकार की 99% या 90% लगभग वो देश के अंदर से ही उधारी होती है, इवन 90% से ज्यादा। तो इंटरेस्ट भी सरकार देश में ही दे रही है, विदेश में नहीं दे रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्लान तरीके से खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, इसको अगर हिस्सा थोड़ा सा अगर छोटा होता तो इसका कुछ हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता था, कुछ हिस्सा इसका एनर्जी सेक्टर में जा सकता था और यहाँ पर प्लान तरीके से खर्च हो सकता था, कुछ हिस्सा आपका एजुकेशन में जा सकता था, कुछ हिस्सा आपका हेल्थ में जा सकता था।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती थी। तो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट ज्यादा कर रही, लेकिन फिर आप कहेंगे कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट इतना सारा पे कर रही है, उसके बावजूद भी अगले वित्त वर्ष के लिए गवर्नमेंट ने 15 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम अपना लक्ष्य रखा है। तो देखिए वो इसलिए रखा है क्योंकि अभी आर्थिक समृद्धि यानी कि जीडीपी ग्रोथ, अपने जो ग्रोथ को प्रमोट करना जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पटरी पर लाना जरूरी है। ठीक है, जब समृद्धि आ जाएगी, जब हमारी ग्रोथ रेट वापस पैंडेमिक के पहले वाले तरीके में आ जाएगी, तो फिर हम जो है ना अपने घाटे को हम कम कर लेंगे, फिर ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को हम कम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी तक इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही राय दी है कि सरकार को राजकोषीय घाटे के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, सरकार को अपना व्यय को कंटिन्यू रखना चाहिए और विकासात्मक व्यय को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये है, इसलिए जो है ना मतलब गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल कर लेगी। इस चीज में थोड़ी सी अगर कमी हो जाए तो ये फिगर थोड़ा सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो है ना जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में हमें काफी फिर पैसा उसमें काफी पैसा मिलेगा, एनर्जी के सेक्टर में काफी पैसा मिलेगा। तो इससे क्या है कि एनर्जी वैसे भी रिक्वायरमेंट है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम काफी पीछे भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब जहां तक बात है इसमें और कुछ राज्यों के भी ये सब कोई काम का नहीं है जानने वाला। हाँ, राज्यों और संघ राज्यों राज्य क्षेत्रों को जो अंतरण यानी कि जो है ना उसमें कितना कर रहे हैं ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि पिछले 5 वर्षों में सिर्फ एक वर्ष को छोड़कर 19-20 में, इसको छोड़कर जो केंद्र द्वारा राज्यों को जो पैसा दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, वो पैसा निरंतर बढ़ रहा है। मतलब राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये बजट की रूपरेखा है, ये इसमें कितना किसको कहां कितना गया कितना आया, ये सारी चीजें अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम एक तो देखेंगे कि बजट प्रोफाइल हमारा क्या है। ठीक है, बजट प्रोफाइल हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया है, तो ये अपना ग्राफिक के थ्रू दिया गया है, इसमें भी हम समझ लेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा पैसा हमारा पैसा आता कहां से है। ठीक है, कहां से आता है और हमारा रुपया कहां पे खर्च हो रहा है। ठीक है, कि कहां से हम गवर्नमेंट की इनकम हो रही है और कहां कहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में ये सारी चीजें जानेंगे। तो ठीक है, आपने एनालिसिस देख लिया, आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखिएगा। ठीक है, और कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो आप पूछो। ठीक है, ये बजट पढ़ना मैंने आपको पहले भी बताया, बजट पढ़ना बर्गर खाना नहीं है और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि आप संगीत की तरह सुन लो और उसके बाद जो है ना आपका सारी तैयारी होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीरियस तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा, क्या ट्रेंड रहे हैं, उनके रीजंस क्या रहे हैं और आगे क्या उपाय हो सकते हैं, इनको समझना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।